नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और पाठ्य योजना। इसका प्रकरण है ध्वनि। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे सर्वप्रथम लिखेंगे इसमें विद्यालय का नाम। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक सूचना भरेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक में जिस दिन आप पढ़ाएंगे, अच्छा जिस कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 6, 7, 8 जिस कक्षा में पढ़ाएंगे उस कक्षा का यहाँ पे लिखेंगे। विषय में विज्ञान, कालांश में जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे और जितने मिनट आप पढ़ाएंगे यहाँ पे अवधि में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं, पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक व तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में विज्ञान के प्रति विभिन्न अंधविश्वासों को दूर करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है छात्रों में निर्णय शक्ति को विकसित करना। छठवां है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। सातवां है छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना। आठवां है छात्रों में यांत्रिक कौशल का विकास करना। नौवां है छात्रों में समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना। और 10वां है छात्रों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता विकसित करना। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो होती है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में पहला पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें क्या लिखते हैं हम? छात्र ध्वनि के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र ध्वनि से संबंधित स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है इसमें क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, देखिए तीसरा इसका क्रियात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र मानव के लिए उचित ध्वनि के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब आ गया सहायक सामग्री। अगली हेडिंग सहायक सामग्री में लिखेंगे हम चाक हो गया, चाहे डस्टर हो गया, जो मॉडल के माध्यम से अगर छात्रों को हम ध्वनि समझाना तो मॉडल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं हम छात्रों को ध्वनि के बारे में सामान्य ज्ञान है, या ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं हम इसका। प्रस्तावना प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं हम? जैसा कि पिछले पाठ्य योजना में आपने देखा था कि बताया था कि जेड आकार के बनते हैं। ठीक है, जैसे कि जेड आकार में क्या हो गया, पहला जो हम प्रश्न छात्रों से पूछते हैं और छात्र जो उसका उत्तर देते हैं, फिर उसी उत्तर से हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसका फिर अगला उत्तर देंगे, फिर उससे वो अगले का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। तो पहला देखिए, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें हम बनाएंगे, बच्चों हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे विद्यालय में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, एक कक्षा के समापन होने पर आपको कैसे पता चलता है कि अब हमें अगला पीरियड पढ़ना है? ठीक है, छात्र उत्तर देंगे घंटे की आवाज से। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछेंगे, आवाज को हम वैज्ञानिक भाषा में क्या 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 कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे ध्वनि। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया आपका प्रस्तावना। यहाँ से प्रस्तावना निकल गया। अब देखिए इसके बाद अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन में लिखेंगे हम छात्रों आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में देखते हैं हम इसमें 4 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र छात्रा क्रिया और चौथा है सैमपट कार्य। ठीक है, अब इसमें पहला शिक्षण बिंदु हम देखते हैं ध्वनि व उसकी विशेषताएं। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछेंगे, पत्तों की सरसराहट हमें किस वजह से सुनाई देती है? ठीक है, तो छात्र उत्तर देंगे ध्वनि ध्वनि से। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि को परिभाषित कीजिए। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब सैमपट कार्य में लिख देंगे ध्वनि व उसकी विशेषताएं। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं हम इसका। स्पष्टीकरण में हम करेंगे, लिखेंगे ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस या द्रव या गैस से होकर संचरित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ठीक है, इतना आप परिभाषा बता देंगे स्पष्टीकरण में। ठीक है, जैसे हम बता देंगे पत्तियों के सरसराहट की ध्वनि, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि,
आदि। ठीक है, छात्र इस समय क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बता देंगे ध्वनि की विशेषताएं। पहला इसमें देखते हैं, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दूसरा बता देंगे ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तीसरा बता देंगे सामान्य दाब और ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चौथा बता देंगे बहुत से जंतु बहुत अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को भी सुन सकते हैं। ठीक है, संपटकार में बता देंगे कि सामान्य दाब और ताप पर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्रेशर होता है वो 1 का होता है, या 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर होता है। ठीक है, अगला देखिए अब इसका अगर शिक्षण बिंदु का बोध प्रश्न। पहला बोध प्रश्न क्या पूछेंगे, ध्वनि कैसी तरंग है। तो छात्र उत्तर देंगे यांत्रिक तरंग। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे ध्वनि उत्पन्न होने के स्रोत बताइए। ठीक है, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, तो आप आपका यहीं से हो जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु बन जाएगा ध्वनि के स्रोत। ठीक है, अब स्पष्टीकरण करेंगे हम इसका, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं संपटकार में ध्वनि के स्रोत। ठीक है, पहला हो गया आघात, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां। पहला हो गया आघात, दूसरा हो गया तारों को खींचकर छोड़ने से, तीसरा हो गया रगड़ने से, और चौथा हो गया फूंक मारने से। ठीक है, अब सबको एक्सप्लेन करेंगे आप यहाँ पे। पहला है आघात, किसी ठोस वस्तु पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग। ठीक है, दूसरा हो गया तारों को खींचकर छोड़ने से, सितार, गिटार, वायलिन इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया रगड़ने से, दोनों हाथों को हम आपस में रगड़ते हैं या किसी धातु को किसी दूसरी धातु से रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और चौथा हो गया फूंक मारने से, बांसुरी, शहनाई इत्यादि में फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अब संपटकार में बता देंगे कि विद्यालय में बजने वाली घंटी की ध्वनि आघात के उपरांत उत्पन्न होती है। ये इसका जीता जाता उदाहरण है, जो छात्रों को आप अच्छे से समझा सकते हैं कि आघात का उदाहरण एक है कि विद्यालय में बजने वाली घंटे की ध्वनि आघात के उपरांत उत्पन्न होती है। आगे देखिए, इसके अलावा वृक्षों पर बैठे पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि, संगीत की ध्वनि, बातचीत की ध्वनि, विद्यालय में घंटी की ध्वनि, सड़कों पर दौड़ते वाहनों की ध्वनि, हवा के कारण वृक्षों के पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि, बरसात के पानी की ध्वनि, बादलों की गर्जन की ध्वनि इत्यादि भी ध्वनि के स्रोत हैं। ठीक है, आप इन सारे उदाहरणों को छात्रों को बता देंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका बोध प्रश्न। ठीक है, पहला देखेंगे क्या है, वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, छात्र उत्तर देंगे 4। दूसरा प्रश्न पूछेंगे आघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, तो घंटी की आवाज। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछेंगे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे आप मौन भी लिख सकते हैं, मौन हो जाएंगे या फिर निरुत्तर। ठीक है, अगला देखिए शिक्षण बिंदु। अगला शिक्षण बिंदु है ध्वनि का संचरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया जा गया है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ठीक है, ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गति करती है, अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, संपट कार्य में लिख देंगे आप ध्वनि का संचरण। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे देखिए, आगे बता देंगे ध्वनि का संचरण 3 माध्यमों से होता है। पहला माध्यम क्या होगा, वायु में ध्वनि का संचरण। ठीक है, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु के कणों में कंपन उत्पन्न करती है, ये आगे के कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया द्रव में ध्वनि का संचरण। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या है, दो पत्थर के टुकड़े लेकर अगर हम उसे पानी के अंदर आपस में टक्कर करते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव पानी में भी होता है। ठीक है, तीसरा है ठोस में ध्वनि का संचरण। ठीक है, मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर उसकी आवाज सुनाई देती है, इससे यह पता चलता है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। उदाहरण बता देंगे खिलौना, टेलीफोन जैसे
बचपन में हम खेलते थे ना खिलौना टेलीफोन, वो आप उदाहरण में बता देंगे छात्र को, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इसका बोध प्रश्न, ठीक है। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। छात्र उत्तर देंगे माध्यम की। दूसरा प्रश्न हो गया, ठोस में ध्वनि का एक उदाहरण बताइए, तो मेज के एक सिरे पर ठोकना, ठीक है। आगे है इसका पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि कैसी तरंग है। चौथा प्रश्न पूछेंगे, बांसुरी में ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है। पांचवा प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों से होता है, ठीक है। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि अब कुछ भी थोड़े बना देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जैसे हम जिस शिक्षण बिंदु, जिस क्रम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी क्रम में हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, जिससे जितना हमने पढ़ाया है वो उससे हम अपना स्व मूल्यांकन करते हैं कि छात्रों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं छात्रों को। इसको अभी गृह कार्य में देखिए क्या है। छात्रों, आप घर से ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की सूची बनाएंगे तथा उनसे उत्पन्न ध्वनि के प्रकार लिखकर लाएंगे। तो इस प्रकार आपका ध्वनि का पाठ्य योजना समाप्त होता है। धन्यवाद।